नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे, जहां हम चर्चा कर रहे हैं क्लास 12th राजस्थान बोर्ड सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस की। तो हमारी इस श्रृंखला में हमने चैप्टर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, उनसे संबंधित मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो आप उन वीडियो को देखकर फर्स्ट टू सिक्स चैप्टर के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हैं। वो वीडियो मैंने क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी उसमें उपलब्ध करवाया है। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आज चैप्टर है 7, 8, 9, ठीक है। तो हम 7, 8, 9 चैप्टर के बारे में बात करेंगे कि इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो एक निवेदन करूंगा मैं, वीडियो अंत तक देखें, बहुत मज़ा आएगा आपको। और प्लीज़ एक सब्सक्राइब जो बटन है आपके पास रेड कलर का, इस पर क्लिक कर दें और बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, जिससे मेरे आने वाले नोटिफिकेशन आप चेक कर पाएँ। धन्यवाद। तो चलते हैं आगे चैप्टर नंबर 7 से। चैप्टर नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं। चैप्टर 7 से जो फर्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कंट्रोल स्ट्रक्चर 3 है। कंट्रोल स्ट्रक्चर 3 होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सीक्वेंस। पहला कौन सा है? सीक्वेंस। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग वीडियो बनाई गई है, जिससे उनको हिंदी में समझ आएगा। कंप्यूटर साइंस जो सब्जेक्ट है प्रॉपरली इंग्लिश मीडियम ही है, कंप्यूटर में सब कुछ इंग्लिश है, तो उसी पर जो विद्यार्थी हैं वो हिंदी मीडियम के हैं, तो उनको दिक्कत ना आए। तो इसी क्रम में हमने सब कुछ एवरीथिंग हमने हिंदी क्रिएट करने की कोशिश की है। देखो, सीक्वेंस स्ट्रक्चर। दूसरा सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सीक्वेंस स्ट्रक्चर, सिलेक्शन स्ट्रक्चर। थर्ड है आपका लूप स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर 3 प्रकार के, सीक्वेंस, सिलेक्शन और लूप। सीक्वेंस में आते हैं आपके इफ, ठीक है, इफ एल्स, नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है, ये आते हैं सीक्वेंस स्ट्रक्चर के अंदर। दूसरा सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन में आता है स्विच, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट आता है। लूप स्ट्रक्चर, लूप में हमको पता है 3 प्रकार के लूप होते हैं, फोर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, ठीक है ना। स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर 3 प्रकार का होता है। सीक्वेंस जिसमें इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स आता है। सिलेक्शन में स्विच आता है और लूप में फोर, वाइल और डू वाइल आता है, ठीक है। इन सब के बहुत अच्छे प्रोग्राम है, बट हम अभी एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो हम प्रोग्राम की चर्चा इसमें नहीं कर पाएंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ऑपरेटर प्रेसिडेंसी को परिभाषित कीजिए। देखो, इसकी जो डेफिनेशन है मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर एक से ज़्यादा ऑपरेटर किसी एक एक्सप्रेशंस में हो, तब C++ भाषा में ऑपरेटर की प्राथमिकता के लिए परिभाषित नियम होते हैं। उच्च प्राथमिकता वाले ऑपरेटर निम्न प्राथमिकता वाले ऑपरेटर से पहले संपादित होते हैं। इस नियम को ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी कहते हैं। समझें इसको।
कि जब एक ही से ज़्यादा हम एक कोई एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, कोई समीकरण यूज कर रहे हैं, उसमें एक से अधिक ऑपरेटर हैं। ऑपरेटर पता होगा सिंबल होते हैं कुछ विशेष, जैसे प्लस माइनस सारे ऑपरेटर्स हैं, ग्रेटर देन लेटर देन। तो एक से अधिक जब हम ऑपरेटर यूज करते हैं तो इनकी एक नियम है एक कि सबसे प्राथमिकता वाला ऑपरेटर पहले होगा, निम्न प्राथमिकता वाले ऑपरेटर बाद में संपादित होंगे। जैसे मैथ के अंदर वर्ड ऑफ मास का एक नियम होता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, फिर डिवाइड का सिंबल सॉल्व होता है, फिर मल्टीप्लाई का। तो उसी प्रकार जब एक से अधिक ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन में यूज किए जा रहे हैं तो उनकी प्राथमिकता के उनकी नियम है कि जो प्राथमिकता वाला जो है उच्च प्राथमिकता वाला वो पहले संपादित होगा, निम्न प्राथमिकता वाला बाद में संपादित होगा। सिंपल डेफिनेशन याद रखो माइंड में। क्या यदि एक से अधिक ऑपरेटर किसी एक एक्सप्रेशन में है तो उच्च प्राथमिकता वाला ऑपरेटर पहले संपादित होगा और निम्न प्राथमिकता वाला बाद में संपादित होगा। एस क्लास। इससे आगे चलते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। डेफिनेशन सुनो इसकी, फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। एक्सप्रेशन, अगर दो या दो से अधिक ऑपरेटर एक समान प्रेसिडेंस के एक ही एक्सप्रेशंस में होते हैं तो जिस ऑर्डर में संपादित होते हैं उसे ऑपरेटर की एक्सेसिविटी या एक्सप्रेशंस कहते हैं। भाई हमने एक से अधिक ऑपरेटर यूज कर लिए, ठीक है। पहली बात तो ये कि एक से अधिक ऑपरेटर लिख दिया आपने, जैसे अपन लिखा ना कि कोई भी एक समीकरण बना लेते हैं अपन, एक्स प्लस बी डिवाइड सी, तो ये क्या बन गया, एक एक्सप्रेशंस बन गया, ठीक है। तो क्या होगा एक्सप्रेशन, एक ऑर्डर में संपादित होंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, वही जिससे अपन प्रेसिडेंस के ऐसी कुछ मिला जुला है इसका आंसर भी है ना, तो इसे हम एक्सप्रेशंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, न्यू और डिलीट ऑपरेटर का उपयोग होता है। न्यू ऑपरेटर्स, नाम से मालूम चल रहा है कि यह ऑपरेटर पर्याप्त मात्रा में डाटा ऑब्जेक्ट को मेमोरी प्रदान करता है। यह ऑपरेटर पर्याप्त मात्रा में डेटा ऑब्जेक्ट को मेमोरी प्रदान करता है, ठीक है। तो इसको अपन डिफाइन कैसे करते हैं, पहले लिखेंगे इंट, फिर लगाएंगे पॉइंटर का सिंबल, फिर पी। एक ही तरह का पॉइंटर का सिंबल जब लगता है जब मेमोरी की बात होती हो, मेमोरी कम या ज़्यादा की जाने वाली है, वहाँ हम पॉइंटर का, पी एक पॉइंटर वेरिएबल है, बराबर न्यू इंट, मतलब नई साइज, वो भी किसमें, इंट में, किसको मिलेगी, पी को, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, न्यू ऑपरेटर के द्वारा, ऑपरेटर यूज हो गया न्यू, तो इस ऑपरेटर के द्वारा डेटा ऑब्जेक्ट को मेमोरी प्रदान की जाती है, ठीक है। अब है डिलीट, पर न्यू प्रदान करता है तो डिलीट क्या करेगा, हटाएगा। तो क्या परंतु हटाता नहीं है वैसे, ये जैसे ये मेमोरी है, इस पर कोई वेरिएबल पड़ा हुआ है, 5 है, ये वेरिएबल है एक ए नाम का, इसकी वैल्यू क्या है, 5 है। तो डिलीट ऑपरेटर क्या करेगा, इसको हटा देगा। हट गया मतलब ये मेमोरी खाली हो गई, अब ये मेमोरी किसी और डेटा ऑब्जेक्ट के लिए उपयोग में ली जाएगी। तो डिलीट का मतलब हटाना नहीं होता, मेमोरी को फ्री करना होता है। डिलीट का मतलब हटाना नहीं होता, मेमोरी को फ्री करना होता है। तो यह ऑब्जेक्ट की मेमोरी को पुनः आवंटित करता है। पुनः मतलब पहले उसको फ्री करेगा, फिर दोबारा उसको मिल जाएगी। जब डेटा ऑब्जेक्ट की आगे आवश्यकता नहीं होती तो इसे मुक्त की गई मेमोरी दूसरे प्रोग्राम के लिए पुनः उपयोग में ली जा सकती है। जब किसी डेटा ऑब्जेक्ट की कोई मेमोरी है, अब वो काम में नहीं आ रही, तो उसे फ्री करवा देगा, ये खाली कर देगा, ये इसे हम किसी अगले में इसका यूज कर सकें। खाली कैसे किया, पी को अपन ने नई मेमोरी दी तो DELET डिलीट पी लिख देंगे, सिंपल सा, बस पी लिखते ही इसकी मेमोरी खाली हो गई है, जो नहीं मिली थी वो इसने खाली करते हुए किसी और के लिए उपयोग में ली जाएगी। क्लियर, कोई दिक्कत। फिर भी कोई डाउट आपके मन में रह जाए तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताएं, मैं पूरी उम्मीद के साथ सारे आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। चलो आगे चलते हैं अपन। कंपाउंड असाइनमेंट किसे कहते हैं। देखो, असाइनमेंट एक ऑपरेटर होता है
ऑपरेटर है ना असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर दो प्रकार के होते हैं, पहला सिंपल, दूसरा कंपाउंड। पहला कौन सा है सिंपल, दूसरा कौन सा है कंपाउंड। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर दो प्रकार को, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल मतलब a इक्वल टू 5, ये तो सिंपल असाइनमेंट हो गया। ठीक है, कंपाउंड थोड़ा जटिल तो होगा ना, कैसे देखो a प्लस बराबर 5। ठीक है, तुमने क्या किया, दो ऑपरेटर एक साथ लगा दिए, मतलब a की वैल्यू क्या हो जाए 5, माना कि a की वैल्यू इस समय कितनी है 3, तो ये ऑपरेटर क्या कहता है, ये कंपाउंड असाइनमेंट हो, असाइनमेंट के साथ दूसरा ऑपरेटर यूज हो रहा है, असाइनमेंट के साथ दूसरा ऑपरेटर यूज हो रहा है, तो क्या बन गया, कंपाउंड असाइनमेंट बन गया। तो ये क्या कह रहा है, 5 में वैल्यू चली जाए प्लस होकर, तो a की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 हो गई और 5 8, अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। सिंपल मतलब इसमें क्या हुआ, जैसे a की वैल्यू इस समय 3 है, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे अपन, a की वैल्यू कितनी है 3, अब हम क्या कह रहे हैं a की वैल्यू क्या हो जाए 5, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, a की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ हम कह रहे हैं कि a की वैल्यू प्लस हो के चली जाए किसमें a के अंदर, 5 प्लस हो जाए और किसमें जाए a में, पहले a की वैल्यू कितनी है 3, तो 5 पहले 3 में प्लस होगा 8, फिर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। ठीक है, मतलब ये ध्यान रखना, ये तो कहलाता है बाइनरी ऑपरेटर, है ना। ऑपरेटर भी दो प्रकार के होते हैं, यूनरी और बाइनरी। ठीक है, यूनरी और बाइनरी। यूनरी ऑपरेटर में एक ही ऑपरेंड होता है, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस। बाइनरी में दो ऑपरेंड होते हैं, जैसे b प्लस सी, है ना। ये हम जब क्लास ली होगी तो उसमें बताया गया, आपने पढ़ा होगा। तो ऑपरेटर दो प्रकार का, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। जब असाइनमेंट ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर के साथ उपयोग किया जाता है तो उसे हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। जब असाइनमेंट ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर के साथ उपयोग में लिया जाता है तो उसे हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, ब्लॉक स्ट्रक्चर भाषा है, तो ब्लॉक स्ट्रक्चर भाषा कौन सी है, C++। अपने कोर्स में ये याद रखना, C++। ठीक है, एक्सटेंशन EXTR, एक्स्ट्रा एक्शन बोल लो चाहे इसको, हाँ, अतिरिक्त एक्शन ले रहा भाई ये। तो ये ऑपरेटर क्या करता है, तो ये ऑपरेटर क्या करेगा, यह ऑपरेटर कीबोर्ड से वैल्यू लेता है और उसके दाएं तरफ के वेरिएबल को प्रदान करता है। कीबोर्ड से क्या लेगा वैल्यू और कहाँ कर देगा, दाएं तरफ इसका जो वेरिएबल रखा होगा उस पर रख देगा। ये कहाँ लगता है, सी इन ए, है ना। एक होता है सी आउट, वापस समझते, एक होता है सी आउट, है ना। ठीक है, यहाँ कोई लिखते हैं, सॉरी, सी इन का सिंबल ये होता है। ये कहलाता है एक्सटेंशन ऑपरेटर, एक्सटेंशन ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा मैंने ए, तो ये क्या करेगा, कीबोर्ड से, जैसे स्कैन ऐप काम करता था, सी लैंग्वेज के अंदर स्कैन ऐप काम करता है और C++ लैंग्वेज में सी इन काम, वही काम सी इन करता है कि कीबोर्ड से वैल्यू लेगा और कहाँ डाल देगा, ए के अंदर डाल देगा। ए कहाँ इसके दाएं तरफ रखा हुआ है ना। तो एक्सटेंशन ऑपरेटर कीबोर्ड से वैल्यू लेता है और अपने दाएं तरफ के वेरिएबल में स्टोर कर देता है। 5, 6, 7। अब बात करते हैं बिट वाइज एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं। बिट वाइज, तो सुनो इसकी डेफिनेशन। इस तरह के एक्सप्रेशंस को बिट स्तर के डेटा को मैनिपुलेशन के लिए उपयोग में लिया जाता है। बिट स्तर का कोई डेटा है उसका मैनिपुलेशन करना है, मतलब यहाँ से वहाँ रखना वगैरह जो कुछ है, उसमें इसका उपयोग करते हैं। इनका उपयोग बिट्स की टेस्टिंग और शिफ्टिंग के लिए भी करते हैं। बिट स्तर का कोई डेटा आपको मैनिपुलेट करना है, मतलब जी के कम ज़्यादा करने है, इसको यहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ रखना है। शिफ्टिंग और टेस्टिंग में भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन इसकी, बिट वाइज एक्सप्रेशंस क्या करते हैं, इस प्रकार की ऑपरेटर डेटा को मैनिपुलेट करते हैं और
डेटा की शिफ्टिंग और टेस्टिंग का कार्य भी करते हैं। सिंपल सी। नौवा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग किसे कहते हैं? देखो, ओवरलोडिंग से एक बात समझ में आ रही होगी, ओवरलोड हो जाना मतलब अतिरिक्त भार उसके ऊपर पटक देना। तो उसी प्रकार जब किसी एक ऑपरेटर के ऊपर अतिरिक्त भार आ जाए, मतलब एक ही ऑपरेटर अलग अलग काम करने लग जाए, जो उसका मेन उद्देश्य है उससे हट के कुछ और भी काम वो करने लग जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। ये तो हमारी भाषा में हो गई। जो आप जो C++ की जो भाषा है उसमें सुनो क्या इसकी डेफिनेशन है। ऑपरेटर एक समान नाम लेकिन उनकी आर्गूमेंट लिस्ट में भिन्नता है और अलग अलग कार्य करना है, इसे ही ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। ठीक है, ऑपरेटर ध्यान से सुनना, ऑपरेटर के एक समान नाम, ऑपरेटर के नाम क्या होंगे? समान होंगे, लेकिन उन मतलब ऑपरेटर तो समान होंगे परंतु उनकी आर्गूमेंट जो लिस्ट होगी वो अलग अलग होगी, उसमें अंतर होगा, इसे हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। इनलाइन फंक्शन किसे कहते हैं? देखो, हम कोई फंक्शन बनाते हैं, क्लास बनाई, क्लास के अंदर फंक्शन बनाते हैं, फिर हम वॉइड मेन में जाके उसको कॉल करते हैं। तो वॉइड मेन से ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट से फंक्शन को कॉल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें समय लग जाता है काफ़ी। तो हम क्या करते हैं, इस समय को बचाने के लिए इनलाइन फंक्शन बनाते हैं। तो इनलाइन फंक्शन से क्या होगा, जो फंक्शन की बॉडी है वो उठ के ऑब्जेक्ट के पास आ जाती है, फंक्शन की बॉडी ऑब्जेक्ट के पास आ जाएगी। जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ ये उन्हीं बच्चों को समझ में आएगी जो 12th क्लास में हैं और जिन्होंने पढ़ाई की है ना, उनको अच्छे समझ में आ रहा होगा। जो फर्स्ट टाइम बैठे हैं तो उनको थोड़ा सा इनका जो बेसिक है वो पढ़ना पड़ेगा, तब जाके चीज़ समझ में आएगी। तो इनलाइन फंक्शन, जब हम क्लास बनाते हैं, क्लास में कोई फंक्शन बनाता है, फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाया जाता है क्लास के बाहर। ठीक है, जब वो उसको कॉल करता तो उसमें समय लगता है, समय की बर्बादी होती है। हालांकि हमने 12th क्लास में छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए तो हमें पता नहीं चल पाता, परंतु बेसिक हम देखा जाए तो समय लगता है उसके लिए। तो उस समय को बचाने के लिए हम इनलाइन फंक्शन बना देते हैं। फंक्शन है उसी के आगे, जैसे आपने बनाया था VOID वॉइड सम बनाया, बस इसी के आगे क्या लगा दूंगा, सॉरी दिख नहीं ना, अब दिखेगा, देखो आपको, सम नाम का फंक्शन बनाया, इसका वॉइड है ना। तो ये फंक्शन सिंपल सा बनाते हैं, फंक्शन की बॉडी बन जाएगी और बाद आप कॉल करेंगे, ऐसे इसका क्या लगा देंगे, इनलाइन लगा दिया, तो इनलाइन फंक्शन बन गया। बस कुछ करना कुछ नहीं है, इन लाइन लिखना है इसके आगे, किसी फंक्शन के आगे इनलाइन लगा देना है। जो भी फंक्शन आप बनाते हो इसका, आप चाहो तो कोई प्रोग्राम भी बना सकते हो, कोई भी प्रोग्राम बना देना इसका, बस किसी फंक्शन के आगे इनलाइन लिख देना, वो इनलाइन फंक्शन बन जाएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इनलाइन फंक्शन का प्रोग्राम बनाइए, तो आपको कोई भी फंक्शन का प्रोग्राम आता है वो बना दो और उसके आगे क्या लगा दो, इनलाइन, तो वो इनलाइन फंक्शन का प्रोग्राम हो जाएगा। तो इनलाइन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसे कॉल करने पर प्रोग्राम कंट्रोलर उस कॉल फंक्शन में नहीं जाता, बल्कि प्रोग्राम कंट्रोलर जहाँ पर होता है वहीं पर इनलाइन फंक्शन एक्सपेंड हो जाता है। प्रोग्राम अपने नॉर्मल फ्लो में एग्जीक्यूट होता रहता है। इनलाइन फंक्शन के एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम कंट्रोल को जंपिंग में किसी भी प्रकार का समय व्यर्थ नहीं करना पड़ता, बस जंपिंग नहीं करनी पड़ती। जैसी कंट्रोल क्या करेगा, इसकी बॉडी को वहीं ले आएगा जहाँ से इसको कॉल किया जा रहा है। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। अगला क्वेश्चन, फंक्शन प्रोटोटाइप किसे कहते हैं? देखो, फंक्शन प्रोटोटाइप कंपाइलर के फंक्शन के बारे में सूचना देता है। फंक्शन प्रोटोटाइप क्या करता है कि कंपाइलर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। फंक्शन प्रोटोटाइप कंपाइलर को फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। फंक्शन प्रोटोटाइप कंपाइलर को फंक्शन के बारे में सूचना देता है। सिंपल सा इसका डेफिनेशन है ना, तो आप इसको याद कर लेना, ठीक है। परंतु एक क्वेश्चन, आप इसका सिंटैक्स क्या है, इसको लिखते कैसे हैं? भाई ये तो मालूम चल गया कि फंक्शन प्रोटोटाइप फंक्शन क्या करता है, कंपाइलर को फंक्शन के बारे में सूचना देता है कि फंक्शन कौन सा है, क्या काम करेगा, ठीक है, कितने वेरिएबल हैं इसके अंदर, क्या नाम इसका नाम है, ठीक है, इसकी सूचना कंपाइलर को देता है। परंतु इसका सिंटैक्स क्या है, तो सिंटैक्स हम यहीं लिख लेते हैं। इसका सिंटैक्स इसका पहले लिखेंगे टाइप,
आपसे पूछ ले कि फंक्शन प्रोटोटाइप का सिंटैक्स लिखिए, तो टाइप फंक्शन, पहले मैंने क्या लिखा है टाइप, फिर लिखा है फंक्शन, फिर लिखा है नेम। चलो इसमें स्पेस कम है, अपन यहाँ लिख लेते हैं आराम से, खुले खुले में करेंगे आराम से, क्यों इतना वो करें अपन। देखो पहले क्या है टाइप, फिर फंक्शन नेम, फंक्शन नेम, ठीक है, फिर आर्ग्यूमेंट की लिस्ट, आर्गुमेंट लिस्ट। बस इसका एक सिंटैक्स हो क्या, सिंटैक्स आपको लिख बता दे मैं, कोई दिक्कत है नहीं इसके अंदर, और क्या करना है, ठीक है। चलो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में फंक्शन के क्या फ़ायदे हैं। देखो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है ना, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको पढ़ के जाना, और ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि अब क्या आने वाला है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का। तो इसके फ़ायदे सुन लो मेरी बात, इससे क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा, बहुत ही जटिल समस्याओं के समाधान को भी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के आधार पर काफ़ी आसान तरीके से बनाया और मैनेज किया जा सकता है। बहुत ही जटिल, वापिस बोल रहा हूँ इसको मैं, बहुत ही जटिल समस्याओं के समाधान को भी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के आधार पर काफ़ी आसान तरीके से बनाया और मैनेज किया जा सकता है। तो पहला इसका फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा, इसमें सारा प्रोग्राम फंक्शनों पर आधारित होता है, सारा प्रोग्राम फंक्शंस पर ही आधारित होता है। तीसरा फ़ायदा, इसमें प्रोग्रामिंग को मॉड्यूलर में विभाजित किया जाता है, मॉड्यूलर मतलब ब्लॉक बना बना के इसकी प्रोग्रामिंग को बनाया जाता है, ठीक है। ये इसके फ़ायदे हो गए। पैरामीटर 13 क्वेश्चन, पैरामीटर युक्त फंक्शन को कॉल करने की विधि क्या है। अब आपके सामने अभी कोई ऐसा आ जाए कि पैरामीटर बना हुआ इसके अंदर, तो उस तरह के फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे। फंक्शन बनाना, देखो जब कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसके साथ एक लिस्ट दी जाती है ना, इंट ए इंट बी इस तरह की एक लिस्ट दी जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। तो इसका मैं एक प्रोग्राम थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ना, परंतु उससे पहले एक छोटा सा निवेदन कर दूँ मैं आप लोगों से, यदि समझ में आ रहा है आपको तो प्लीज़ लाइक कर दें, एक बार लाइक कर ही दिया तो सब्सक्राइब बटन भी दबा दें एक बार। चलो सब्सक्राइब भी आपने दबा दिया तो एक काम कर दो थोड़ा सा, और बेल आइकन भी पर भी क्लिक कर दो एक बार, बस मेरा काम हो गया। अब हम चलते हैं पैरामीटर युक्त फंक्शन को कॉल करने की विधि। देखो पैरामीटर युक्त जो फंक्शन होंगे उनको कॉल किया जाएगा ऑब्जेक्ट के माध्यम से। किसके माध्यम से, ऑब्जेक्ट के माध्यम से उनको कॉल करते हैं। परंतु जो पैरामीटर, जितने पैरामीटर होंगे, जैसे ये अपने फंक्शन बनाया वॉइड सम नाम से, इंट ए इंट बी, ठीक है। ये इसकी हमने बॉडी बना दी, इसमें जो भी स्टेटमेंट लिखना है आपको, जैसे इंट सी बराबर ए प्लस बी छोटा सा बनाया, ठीक है। ये फंक्शन बन गया, ये इसके पैरामीटर हो गए। इनको कैसे कॉल करेंगे, हम करेंगे कॉल ऑब्जेक्ट के द्वारा। जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट किसके नाम से बनते हैं, ऑब्जेक्ट क्लास के नाम से बनते हैं। तो हमने एक ऑब्जेक्ट बना रखा टी नाम से, तो टी डॉट क्या नाम है फंक्शन का, सम। कितने हैं, दो है ना, 1 2, तो दो ही वैल्यू यहाँ से 5 और 6 हमने दो वैल्यू यहाँ पर दे दी। तो 5 चला गया ए में, 6 चला गया बी में, दोनों प्लस हो गया, 6 और 5 11 चला गया सी में, तो सी की वैल्यू क्या हो गई 11 हो गई। तो इस तरह हम पैरामीटर युक्त फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो पैरामीटर युक्त फंक्शन को कॉल करने की विधि क्या, जितनी भी उसकी लिस्ट होगी उतने ही ऑब्जेक्ट के साथ पैरामीटर
दिए जाएंगे। ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग किसे कहते हैं? फंक्शन पहले ऊपर आया था ऑपरेटर ओवरलोडिंग, अब आया फंक्शन ओवरलोडिंग किसे कहते हैं। ठीक है। हाँ, तो उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और रहेगा इसमें, पैरामीटर वाले में। ठीक है, वो तो बता दिया मैंने आपको कैसे कॉल करते हैं, परंतु उसकी विधि पूछी है इसमें। दो विधियाँ हैं इसकी। पहली विधि है इसकी कॉल बाई रेफरेंस, कॉल बाई रेफरेंस। दूसरी है कॉल बाई वैल्यू। ये दो विधियाँ हैं इसकी। ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है? जब एक से अधिक फंक्शन का नाम समान हो तथा उसके आर्गुमेंट की लिस्ट अलग अलग हो तो उसे हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें फंक्शन की नेम सेम सेम आगे, सम नाम का फंक्शन बनाया, सम। ठीक है। जैसे void सम नाम का फंक्शन बनाया, जीरो वाला बना दिया अपन, है ना। एक को बनाया void सम नाम से बना दिया, इसमें हमने इंट ए ले लिया। ठीक है। ए को बना दिया, दो से भी हो जाएगा काम, पर हम ए को बना लेते हैं। void सम नाम से बनाया, इंट एक्स लिया, इंट वाई लिया। ठीक है। तो फंक्शन के नेम समान है परंतु इनकी आर्गुमेंट की लिस्ट अलग अलग है, इसे हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। जब फंक्शन के नाम समान हो परंतु उनकी आर्गुमेंट की लिस्ट अलग अलग हो तो उसे हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्लास पे ऑब्जेक्ट को परिभाषित कीजिए। क्लास जो मैंने पिछले चैप्टर में वीडियो बनाई थी उसमें भी क्लास का टॉपिक आया था। तो क्लास एक यूजर डिफाइंड कीवर्ड है जो अपने अंदर डेटा मेंबर, डेटा वेरिएबल को बांधे रखती है। ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्लास का वेरिएबल भी कहते हैं क्योंकि ये इसे क्लास के नाम के द्वारा ही बनाया जाता है। क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। जिस प्रकार एक फ्रूट एक क्लास है तो इसके ऑब्जेक्ट बन सकते हैं बनाना, मैंगो। ठीक है। जैसे क्लास व्हीकल है तो इसके ऑब्जेक्ट कार, बाइक, बाइसिकल, ये सब क्या होंगे, इसके ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है। मैं आपको सीधा डायरेक्ट समझा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको एक रिवीजन करा रहा हूँ मैं आपको। आप पहले पढ़ चुके होंगे, कुछ चीज़ें भूल चुके होंगे, पढ़कर भूल गए तो रिवीजन से आपको याद आ जाएगा। आप पढ़ा ही नहीं है फिर तो आप रिवीजन से आपको याद आने वाला नहीं है। तो ये जो बताया जा रहा है उन्हीं बच्चों के लिए बताया जा रहा है जो पढ़ चुके हैं और उनको एक रिवीजन की आवश्यकता है। ठीक है। फ्रेंड क्लास किसे कहते हैं? बिल्कुल, फ्रेंड क्लास बहुत अच्छा टॉपिक है। फ्रेंड क्लास किसे कहते हैं, इसका प्रोग्राम भी आप, फ्रेंड फंक्शन का प्रोग्राम भी आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है। तो फ्रेंड क्लास, क्लास के प्राइवेट मेंबर को क्लास के बाहर से एक्सेस करने की अनुमति नहीं होती। क्लास के प्राइवेट मेंबर को क्लास के बाहर से एक्सेस करने की अनुमति नहीं होती। उन्हें क्लास के बाहर से एक्सेस करने के लिए फ्रेंड फंक्शन बनाया जाता है क्योंकि भाई हर एक फ्रेंड कमीना होता है, बोला है ना। मतलब आपका एक रूम है, प्राइवेट रूम आपका, उसे कोई भी टच नहीं करेगा, परंतु दोस्तों को मना भी नहीं कर पाओगे। दोस्त आएंगे, आप हर चीज़ का यूज करते हैं, आपकी प्राइवेट चीज़ों का यूज कर लेते हैं वो दोस्त, तो उसे क्या कहेंगे अपन? ठीक है, फ्रेंड क्लास कहेंगे उसे। ठीक है भाई, जो भी क्लास हम फ्रेंड फंक्शन के द्वारा बना रहे हैं उसे फ्रेंड क्लास कहते हैं। मॉडिफायर, मॉडिफायर क्या होते हैं देखो, वो बता दूं मैं आपको, आपके चैप्टर 4 यहाँ तक हो गया पूरा 8, हम चैप्टर 9 पे आ गए ना। चैप्टर 9 पे आने के बाद क्लास और ऑब्जेक्ट हो गया। फ्रेंड क्लास किसे कहते हैं, ये हो गया आपका टॉपिक। ठीक है, दूसरा है इसमें मॉडिफायर क्या है। तो मॉडिफायर, सुनो मेरी बात, मॉडिफायर जो होते हैं डेटा को एक्सेस करने का एक प्रकार बताते हैं, डेटा को एक्सेस करने का एक प्रकार बताते हैं। तो क्लास के जो डेटा है
उसको एक्सेस करने के दो प्रकार हैं, दो मॉडिफायर हैं। एक होता है पब्लिक, क्या होता है पब्लिक, एक क्या होता है प्राइवेट। पब्लिक और प्राइवेट, परंतु जो क्लास के जो मेंबर हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट ही होते हैं। जब तक उन्हें पब्लिक घोषित नहीं किया जाएगा वो पब्लिक नहीं होंगे। ठीक है, तो इन मॉडिफायर दो होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। मॉडिफायर दो होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक मॉडिफायर के बारे में बात करते हैं। तो पब्लिक मॉडिफायर मतलब पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस एक ऐसा स्थान होता है जहाँ कोई भी बैठ सकता है, आ सकता है, जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। जैसे बस स्टॉप, सरकारी बस स्टॉप में कोई भी आदमी चेयर का उपयोग कर सकता है, वो पब्लिक के लिए बनी हुई है। तो इसी प्रकार जब क्लास के मेंबर को पब्लिक प्रकार का घोषित कर देंगे तो उन्हें हम क्लास के बाहर से आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें आराम से उपयोग में ले सकते हैं क्लास के बाहर। जबकि प्राइवेट मेंबर को हम क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। और यदि क्लास के प्राइवेट मेंबर को बाहर से एक्सेस करना है तो उन्हें फ्रेंड फंक्शन घोषित करना होता है। क्लियर? पब्लिक मेंबर मतलब क्लास के बाहर से एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट मेंबर को क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। मॉडिफायर दो प्रकार के होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये गलत हो गया, स्टैटिक है ये, स्टैटिक मेंबर फंक्शन के गुण लिखिए। इसको आप ठीक कर लेना, स्टैटिक मेंबर फंक्शन के गुण। ये स्टैटिक मेंबर जो है, ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, इसको तय कर लेना। इसका प्रोग्राम भी है और कई चीज़ें इसके अंदर। तो गुण लिखें, पहले गुण सुन लें इसके एक बार। यहाँ पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, स्टैटिक मेंबर है तो क्या। चलो पहले हम स्टैटिक मेंबर के बारे में पढ़ लेते हैं कि स्टैटिक डेटा मेंबर है क्या। तो सुनो मेरी बात। स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक जो मेंबर होगा आपका उसे हम स्टैटिक कीवर्ड के द्वारा घोषित करते हैं। स्टैटिक मेंबर फंक्शन को स्टैटिक कीवर्ड के द्वारा घोषित करते हैं। ठीक है, इसके गुण सुनो। यह केवल क्लास के दूसरे स्टैटिक डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। यह केवल क्लास के दूसरे स्टैटिक डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड है, इसको क्लास के नाम की सहायता से कॉल किया जाता है। इसे क्लास के नाम की सहायता से कॉल किया जाता है। ठीक है, आगे सुनो गुण इसके। और इसकी प्रारंभिक वैल्यू शून्य होती है। स्टैटिक डेटा मेंबर की प्रारंभिक वैल्यू क्या होगी? शून्य होगी। जब इसकी क्लास का पहला ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, जब क्लास का पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसकी प्रारंभिक वैल्यू शून्य होती है। फोर्थ सुने, केवल एक ही प्रतिलिपि मतलब एक ही कॉपी इस डेटा मेंबर की बनती है और इसे क्लास के सभी ऑब्जेक्ट्स शेयर करते हैं। फिर यह संपूर्ण क्लास के साथ जुड़ा होता है, इसे क्लास का वेरिएबल भी कहा जाता है। ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन के गुण हो गए। इसका प्रोग्राम भी होगा, प्रोग्राम आप बुक में देखें। बस ध्यान रखें कि स्टैटिक डेटा मेंबर की प्रारंभिक वैल्यू क्या होती है? शून्य होती है जब पहला ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किस डेटा मेंबर की प्रारंभिक वैल्यू शून्य होती है। तो स्टैटिक डेटा मेंबर की फंक्शन की प्रारंभिक वैल्यू शून्य होती है। ठीक है, पेरेंट क्लास कहते हैं। पेरेंट क्लास किसे कहते हैं? क्लास दो प्रकार होती है, ये तो पेरेंट एक चाइल्ड, पेरेंट और चाइल्ड। ठीक है, तो पेरेंट मतलब पिता, चाइल्ड मतलब बेटा। इसको हम समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। देखो, हम एक क्लास बनाते हैं ऊपर, ये एक नाम की क्लास है। ठीक है, तो एक नाम की क्लास है, पेरेंट क्लास लगेगी। ठीक है, इसे हम सुपर क्लास भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम बेस क्लास भी कहते हैं। इसके तीन नाम हैं। अब ये क्लास दूसरी क्लास, यदि इस क्लास के गुण दूसरी क्लास में जाते हैं, यदि बी नाम की क्लास बनाई, ये चाइल्ड क्लास हो गई। हालांकि ये टॉपिक इनहेरिटेंस वाला टॉपिक का है, चैप्टर 8-9। ठीक है, चाइल्ड। ठीक है, सब क्लास भी बोलते हैं इसको, और ड्राइव्ड क्लास भी बोलते हैं इसको।
तो ये जो क्लास बनाते हैं पहले उसे कहते हैं पेरेंट क्लास, और इस क्लास के आधार पर दूसरी क्लास जो बनाई जाती है उसे हम चाइल्ड क्लास कहते हैं। तो वह क्लास जो पहले से मौजूद है तथा जिसे इनहेरिट किया जाना है, इसे पेरेंट क्लास, सुपर क्लास या बेस क्लास कहते हैं। दूसरा है 90 हो गया क्वेश्चन नंबर, डेटा हाइडिंग किसे कहते हैं। तो सुनो, डेटा को क्लास के प्राइवेट, डेटा हाइडिंग किसे कहते हैं, डेटा को क्लास के प्राइवेट भाग में घोषित करना डेटा हाइडिंग कहलाता है। डेटा मतलब डेटा को क्लास के प्राइवेट मेंबर में, कि भैया इससे कोई बात चुराना, इसे बाहर से कोई चुरा ना ले, जैसे आपका पैसा आपके अकाउंट में सेव रहता है ना, बिल्कुल हाइड कर रखा है आपने, डेटा हाइडिंग कहते हैं। कि डेटा को क्लास के प्राइवेट मेंबर में घोषित करना डेटा हाइडिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21, C++ में एक प्रोग्राम लिखे जो आधार तथा ऊंचाई का प्रयोग करते हुए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करे। इस क्वेश्चन को में क्या करना है, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम करना है। आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो आप आराम से इसको कर सकते हो। मैं एक ऐसी वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स होंगे, क्योंकि इन सभी क्वेश्चन को समझाना और प्रोग्राम बना के वापस समझाना उसे, तो ये बहुत लेंथी 1 पार में ये वीडियो चल जाए, लंबी हो जाएगी, और मुझे इसको अपलोड करने में समस्या आएगी, आपको लंबी वीडियो देखने में समस्या आएगी या डाउनलोड करने में समस्या आएगी। ठीक है, तो इसलिए इसको हम ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपके जो प्रोग्रामिंग है, जैसे सर्चिंग का प्रोग्राम हो गया, GCD हो गया, फिगरों की सीरीज वाला हो गया, आपका स्टैटिक मेंबर फंक्शन हो गया, फ्रेंड फंक्शन हो गया, और ये वाला जो 21 का है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला, इन चैप्टर्स के इन क्वेश्चंस का मैं जो भी प्रोग्राम है इनकी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उसमें आप इन प्रोग्राम को आसानी से समझ सकते हैं। और मैं दावे के यहाँ कहता हूँ कि मेरी प्रोग्रामिंग बहुत सिंपल होती है, आसान होती है, हर किसी व्यक्ति को, हर किसी स्टूडेंट को आसानी से समझ में आ जाती है। फिर भी आपको कोई भी कमी दिखे प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं, मैं आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और अच्छा पसंद लगा हो, क्योंकि क्विक रिवीजन क्या है, जल्दी किया अपने सारा, और हम लगभग 9 चैप्टर तक पहुंच चुके हैं, 15 चैप्टर हैं आपके, तो थोड़े चैप्टर और उनकी मैं वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। और सारी वीडियो आपको देखनी है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।